For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका और हमारा फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा oogenesis। oogenesis का एक सिंपल मीनिंग होता है फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवरी पाई जाती हैं, उन ओवरी में कितनी ओवरी होती हैं? 2 ओवरी होती हैं। उन ओवरी के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिस प्रोसेस के ज़रिए फीमेल बॉडी के ओवरी के अंदर एग बनने का आप जिक्र करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? oogenesis। तो oogenesis एक वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ओवरी के अंदर एग बनने का प्रोसेस देखा जाता है। तो छोटी सी स्ट्रक्चर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरी में किस चीज़ से एग बनता है और कौन सा हार्मोन है जो इस काम को करने में मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि oogenesis क्या है, कहाँ चलता है। ये तो आप समझ गए होंगे भाई। जब बात की जाती है फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी के अंदर जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी को अगर आप 2 हिस्सों में बांटते हैं ना, तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है जिसके जरिए आप 2 पार्ट्स बनाते हैं? वो है डायफ्राम। तो ह्यूमन बॉडी में चाहे आप जिक्र करें मेल बॉडी का या फिर आप जिक्र करें फीमेल बॉडी का, तो दोनों में ही सेम होता है। डायफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है जो पूरी बॉडी को 2 पार्ट में बांटती है। अपर पार्ट थोरैकिक कैविटी और लोअर मोस्ट पार्ट एब्डोमिनल कैविटी। तो ह्यूमन फीमेल में एब्डोमेन के अंदर एक पूरा सिस्टम लोकेटेड होता है जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नाम आता है ओवरी का। चलिए देखते हैं जरा कि ओवरी में कैसे यहाँ पर एग फॉर्मेशन का केस चलता है और कौन सी मेम्ब्रेन है जहां से ये देखा जाएगा। देखिए, मैंने एक ओवरी की स्ट्रक्चर बनाई है। अगर आप टीएस ऑफ ओवरी देखते हैं, टीएस ऑफ ओवरी मींस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया सबसे अपर लाइनिंग होती है ओवरी की। जस्ट उसके नीचे ओवरी में एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्रीमॉर्डियल जर्मिनल लेयर। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग भी कह सकते हैं आप इसको। ये जो हमारे पास जर्मिनल लेयर है, इस जर्मिनल लेयर के अंदर कुछ सेल्स होती हैं और उन सेल्स को क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? जर्म सेल्स। अब ये जो जर्म सेल्स होती हैं, देखिए क्या होता है कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी की स्टेज तक, प्यूबर्टी क्लियर है ना? प्यूबर्टी मींस एक वो स्टेज फीमेल बॉडी के अंदर गर्ल्स में जब एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और वो एज क्या होती है? 10 से 12 साल। ठीक है, 10 to 12 की स्टेज से स्टार्टिंग हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलने की गर्ल्स के केसेस में। तो क्या होता है? 50% जो जर्म सेल हैं वो इनएक्टिव रहती हैं। कैसे रहती हैं? इनएक्टिव रहती हैं। अप्रॉक्स, ये सब डेटा जो होता है अप्रॉक्स होता है। देखिए 40 से 50% बोल देते हैं वैसे इसको। 50% एक्टिव मोड में रहती हैं। अभी जो 50% डेटा है, अगर हम इसको प्यूबर्टी की स्टेज पर चेक करते हैं तो लगभग कितना मिलता है हमें? 60 से 80,000। 60 से 80,000 ये हमारे पास जर्मिनल सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं। 60 से 80,000 अप्रॉक्स में।
अब अगर आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेक करते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं कि हाँ भाई कौन सा हार्मोन है जो आकर कितनी सेल पर एक्शन कर पाएगा, क्या सब सेल पर एक्शन कर देगा? भाई आपको पता है हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। और माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, बहुत एक छोटी वैल्यू होती है माइक्रो। तो माइक्रो सेक्शन में जब आप किसी हार्मोन का जिक्र करते हैं, और वो भी कौन सा हार्मोन? FSH। कहां से आता है ये? पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से। हमारी एक वीडियो आ चुकी है पहले हार्मोन्स पर, आप देखिएगा डिटेल में, वहां पे आपको पता चलेगा। पिट्यूटरी के 3 पार्ट होते हैं, आगे वाला हिस्सा, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर से 6 हार्मोन आते हैं, तो 6 में से एक हार्मोन है हमारा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से आ रहा है या फिर एडेनो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट से आ रहा है, एक ही बात है। तो ये हार्मोन आके क्या करता है? ये हार्मोन आकर एक्शन करता है किस पर? हार्मोन आकर एक्शन करेगा ओवरी के अंदर पाए जाने वाली सेल्स, अप्रॉक्स कितनी? 500 सेल्स पर ये एक्शन करता है। लेकिन 500 में से किसी एक को, 500 सेल्स में से किसी एक सेल को ये ग्रोथ फेज में ले जा पाएगा। 500 में से किसी एक सेल को ये मैच्योरेशन की तरफ ले जा पाएगा। वैसे डायरेक्ट तो यही बोलते हैं कि भाई ओवरी के अंदर जब पहुंचता है कौन? FSH हार्मोन जो पिट्यूटरी से आया था, तो क्या करता है? प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करता है, और सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शरी फॉलिकल में चेंज करता है, और टर्शरी फॉलिकल फिर चेंज हो जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। क्लियर? लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो सभी पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो रैंडमली जो भी 500 सेल्स कांटेक्ट में आती हैं FSH हार्मोन के, उसमें भी सभी को ये एक्टिवेट नहीं कर पाता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ये किसी सिंगल को ही एक्टिवेट कर पाएगा। तो 500 में से किसी एक सेल को ये एक्टिवेट कर पाता है हमारा FSH वाला हार्मोन। लेकिन कितने टाइमिंग में? 28 डेज। 28 डेज वाले पैटर्न को क्या बोलते थे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते थे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन की होती है, 28 दिन के सीक्वेंस अगर आप चेक करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 दिन की अगर आप सीक्वेंस को चेक करते हैं, तो वहां पर एग्जैक्ट 5 to 13 डे इस बीच में FSH हार्मोन को आना होगा। ठीक है? और ये FSH हार्मोन जब पहुंचेगा ओवरी के अंदर रैंडमली नियर बाय कॉन्टैक्ट बनाने वाली 500 सेल के पास, तो 500 में से किसी एक को स्टिमुलेट कर पाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है। वैसे तो नॉर्मल डेज में जो FSH होता है वो काफी कम रहता है, पर लेकिन ब्रेन स्टिमुलेट करता है हर चीज को। ब्रेन क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा FSH को, उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाएगा, पर फिर भी वो सिर्फ इतनी रह पाती है कि किसी एक को ही एक्टिवेट कर पाए। तो इसलिए बोलते हैं 28 दिन में कोई एक एग तैयार हो सकता है, सिर्फ एक एग। और एक और खास बात, ये oogenesis चल रहा है। oogenesis को हम कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि ओवरी कितनी होती हैं? 2 ओवरी होती हैं। ठीक है? एक फीमेल बॉडी में 2 ओवरी पाई जाती हैं। एक ओवरी, मान लीजिए आप लेफ्ट राइट के हिसाब से समझ लेते हैं कि लेफ्ट ओवरी अपने एक प्रोसेस को दिखा रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को दिखा रही है, तो उस समय सेकंड ओवरी इनएक्टिव रहती है। जब 28 दिन का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है एक ओवरी का, तो उसके बाद जो नेक्स्ट 28 डेज हैं, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो किसके बेस पर हैंडल होगी? राइट वाली ओवरी के, मतलब दूसरी ओवरी की। तो एक ओवरी कंटिन्यूअस पाथवे को फॉलो नहीं कर पा रही है ना, इसीलिए बोलते हैं कि एग बनने का प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो ओवरी के बेस पे बात कही जाती है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिटेल दी हुई है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूं। पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से FSH हार्मोन आएगा, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, ओवरी के पास पहुंचेगा। लेकिन कब पहुंचेगा? वो टाइमिंग क्या है? ऐसा नहीं है कि चले जा रहा है लगातार। तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग में वो अपनी अच्छी खासी कंसंट्रेशन में पहुंचेगा। और वो टाइमिंग क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे पैटर्न होता है, डे पैटर्न में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने कहा जैसे अक्टूबर का मंथ है, तो 1 तारीख से शुरू हुआ, ठीक है, और 30 तारीख तक वो चला।
लेकिन अगर किसी फीमेल बॉडी में, किसी गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है 5th डे से, तो 5th डे भाई तारीख क्या हुई, 5वीं तारीख हुई, 5 अक्टूबर हुआ, लेकिन हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो चार्ट होता है, जो 28 दिन का चार्ट होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं 5th डे को? वैसे तो 5 अक्टूबर है वो, लेकिन उसको फर्स्ट डे बोलेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5th से लेकर मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5th डे से लेकर 13th डे के बीच में FSH आएगा और आकर क्या करेगा? फिर से सेम लाइन, रेंडमली नियर बाय जो सेल्स होंगी, कितनी सेल्स कांटेक्ट में आ सकती हैं उसके? 500 सेल आ सकती हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल्स। ठीक है, प्रीमॉर्डियल सेल्स, वो भी इनिशियल स्टेज वाली, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उन पर किसी एक को ही एक्टिवेट कर पा रहा है, 500 पर एक्शन तो किया, पर किसी एक को, ठीक है, उसने ग्रोथ फेज में शिफ्ट कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपने अभी क्लियर किया कि FSH कैसे काम करता है, कहां से FSH आ रहा है और कैसे उसने एक एग को हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डेवलप कराया। प्रोडक्शन नहीं कराता है, ये बाहर नहीं निकालता है ओवरी से, वो तो LH का काम होता है। तो FSH इसको डेवलप कराता है। और किन डेज के अंदर आता है ये? 5th से 13th डे के बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग जो हम डेज पैटर्न लेते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि हमने सुना कि भाई एग बन रहा है, तैयार हो गया है, बात ठीक है, FSH वगैरह ने काम किया, लेकिन एग जिस सेल से बना उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में? जर्म सेल। अब ये जर्म सेल का क्या केस है उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस आपको ध्यान से देखना है। क्या होता है कि जैसे ह्यूमन फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें 9 मंथ का अप्रॉक्स प्रोसेस चलता है, गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं उसको। आप उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3-3 महीने के 3 सेट माने जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइमेस्टर। अब बात आती है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है मींस शुरू के 3 महीने हैं, उसको काफी डेलिकेट पीरियड माना जाता है ह्यूमन फीमेल के लिए। देखिए, इसमें ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि पहले 3 महीने, शुरू के जो 3 महीने होते हैं, वहां पर एक प्रोसेस चल रहा है जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। मींस ऑर्गन बनने का प्रोसेस, ऑर्गन बनने की तैयारी। कितनी आंखें आनी चाहिए, कितने हाथ होने चाहिए, पैर, नेक, सब चीजें जो भी हैं XYZ। तो यहां पर यह भी डिसाइड होता है कि जो टेस्टिस हैं, अगर बात चल रही है कि भाई बॉय की बर्थ होनी है तो टेस्टिस का जिक्र आता है, टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, किसकी फॉर्मेशन होगी? ओवरी की। तो आप ओवरी का जिक्र करें या फिर टेस्टिस का जिक्र करें, तो यहां पर जर्म सेल्स का जिक्र आएगा, क्योंकि टेस्टिस के अंदर भी जर्म सेल्स होती हैं और ओवरी के अंदर भी जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो जर्म सेल्स हैं ये फिक्स हो जाता है नंबरिंग, जितना तैयार होनी है बस वहीं तैयार हो जाएंगी, उसी समय तैयार हो जाएंगी। ठीक है, जिस समय ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है तो उस प्रोसेस में 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यही लेयर भविष्य डिसाइड कर देती है कि भाई आपके पास इतनी सेल, आपके पास इतनी सेल। ठीक है, तो जब आपने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ जो डेलिकेट पीरियड थे ह्यूमन फीमेल के लिए प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान, तो उसी समय डिसाइड हो चुका है कि ओवरी के जस्ट अंदर, क्योंकि बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं ओवरी की? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैंने यहां पे नाम लिखा भी था, देखिए लिखा है। उसके जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स की मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रीमॉर्डियल जर्मिनल लेयर भी कह सकते हैं। तो अब वो किससे मिलकर बनी हुई है? जर्म सेल से। तो जर्म सेल्स का नंबरिंग वहीं पर डिसाइड हो चुका है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब फीमेल बॉडी के द्वारा गर्ल का जन्म होगा, किसी एक बच्चे का जन्म होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? गर्ल बोल रहे हैं, तो उसके पास पहले से ही डिसाइडेड नंबर ऑफ, रफली कह सकते हैं, एग हैं। अदरवाइज क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है, जर्म सेल्स होती हैं, जो भविष्य में आगे चलकर जब प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होगी उस गर्ल के अंदर 10 से 12 साल से, तो धीरे धीरे हर साइकिल के अंदर एक एक एग बनता रहेगा। और आगे चलकर क्या होगा? जितना आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो फ्रीक्वेंसी, जो नंबर है, नंबर ऑफ एग है, वो हर साइकिल में एक एक कम होता जा रहा है। इसीलिए तो अगर आप एवरेज में देखते हैं तो एक साल के अंदर 12 एग कम हो गए हैं। तो इस तरीके से जो नंबरिंग है एग का, जैसे जैसे ह्यूमन फीमेल में एज बढ़ती है, गर्ल्स में एज बढ़ती है, और वो मेनार्च की तरफ, मेनार्च से स्टार्ट होकर मेनोपॉज की तरफ जाती है। मेनोपॉज मतलब 45 से 50 साल जो टाइम पीरियड दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का। तो अगर स्टार्टिंग में फर्टिलाइज हो रहा है तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई हाँ आगे जाकर एक हेल्दी स्ट्रक्चर बन पाएगी। लेकिन अगर आप कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है 45 या 40 के नियर बाय, ज़्यादा एज होने पर क्यों मना किया जाता है? वो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो एग है उनका नंबरिंग लगातार कम होता जा रहा है।
पहली चीज का नंबर नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात, उनकी लाइफ धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगती है, क्योंकि वहां पर कोई भी रिपेयरिंग, कोई भी सेल्स अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है, तो नंबर नहीं बढ़ पा रहा है और रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए क्या, सेल्स ज्यादा पुरानी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी देखी जाती है। अगर कोई फीमेल कंसीव करती है, कब, आगे की तरफ मतलब मेनोपॉज की तरफ, अगर आप 35 के ऊपर 40, 42 के नियर बाय कंसीव कर दें, तब ऐसी समस्या ज्यादा देखी जाती है इन कंपैरिजन स्टार्टिंग एज की। तो इसलिए हर चीज का अपना एक टाइमिंग होता है। ठीक है, ये सब तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जर्म सेल्स को काफी हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि जर्म सेल से ही डिवीजन के बेसिस पर, ग्रोथ पीरियड को पास आउट करने के बेसिस पर क्या बनते हैं, एग बनते हैं। तो बात आती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं। अभी मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन बॉडी बोल रहा हूं। तो चाहे मेल बॉडी की बात आए चाहे फीमेल बॉडी की बात आए, अब वो दो तरह की सेल कौन सी हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स। ठीक है, कौन सी दो सेल्स होती हैं, नंबर फर्स्ट सोमेटिक, नंबर सेकंड जर्म सेल्स। अब ये जो सोमेटिक सेल होती हैं ये पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, मेल बॉडी की बात करें आप चाहे फीमेल बॉडी की, पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। लेकिन जो जर्म सेल है वो सिर्फ एक जगह पाई जाती हैं। अगर आप टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस की ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर के जस्ट नीचे। ठीक है, अगर आप बात करते हैं फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी की ओवरी के जस्ट अंदर, क्योंकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया तो दोनों में होती है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट नीचे जो लेयर होती है ओवरी में, तो वो कौन सी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग, या आप कह सकते हैं प्रीमोर्डियल जर्मिनल लेयर। क्लियर, तो वहां पे जर्म सेल्स है। फिर से सुनिए ध्यान से, फीमेल बॉडी पर फोकस करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक oogenesis है। फीमेल बॉडी की सिर्फ ओवरी के अंदर जर्म सेल्स होती हैं, बाकी बॉडी में कहीं नहीं है, ना हाथ में, ना पैर में, ना गले में, ना सिर में, कहीं नहीं है। सिर्फ कहां पर है, ओवरी के अंदर। उनका नंबरिंग शुरू में ही डिसाइड हो जाता है। जिस समय फीमेल बॉडी जो प्रेग्नेंट हो चुकी है उसमें फीटस की ग्रोथ हो रही है, फीटस या कह सकते हैं एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो फीटस जब ग्रो करता है तो उसके स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड 9 महीने का है अप्रॉक्स, तो शुरू के जो 3 महीने हैं तो फीटस के मॉडिफिकेशन होता है, फीटस में रीअरेंजमेंट होता है सेल्स का, ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है शुरू के 3 महीने के अंदर। तो वहां पर जो ओवरी होंगी तो उस ओवरी के अंदर जर्म सेल्स का नंबरिंग तभी से डिसाइड हो जाता है। तो जब उस बच्चे का जन्म हो जाता है, जब गर्ल का जन्म हो जाता है, तब हम क्या बोलेंगे कि एग पहले से फिक्स है, वो तो शुरू के महीने में डिसाइड हो गए थे, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बोल रहे थे। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्यूबर्टी का टाइम पीरियड आता है, प्यूबर्टी मतलब 10 से 12 साल। ठीक है, तो हर एक 28 दिन के अंदर एक एग बनेगा। किससे बनेगा, जर्म सेल से बनेगा। जर्म सेल का नंबरिंग पहले फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो एक तो समस्या आती है कि हर महीने अप्रॉक्स में एक एक एग कम होता चला जाएगा। ठीक है, साल में अप्रॉक्स में कितना, 12 एग कम हो जाएंगे। ठीक, दूसरी दिक्कत, दूसरी समस्या क्या है कि ये सेल पुरानी पड़ती चली जाती हैं, क्योंकि इनमें रिपेयरिंग भी नहीं होती। और अगर सेल पुरानी पड़ जाती है तो आप सोचिए, नई सेल की एफिशिएंसी अच्छी होती है, नई सेल की कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है, और पुरानी सेल की थोड़ा कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई फीमेल 40 की एज में कंसीव करती है, पहली बात क्या है कि वहां पे पॉसिबिलिटी कम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउन हो जाती है। वो कम क्यों बोलते हैं, डाउन हो जाती है क्यों कहते हैं, 2 रीजन। एक तो आपके नंबरिंग जो है, नंबर ऑफ एग्स कम होते जा रहे थे। ठीक है, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है कम होना। दूसरी बात, सेल्स पुरानी पड़ जाती हैं। इन कंपैरिजन अगर कोई फीमेल कंसीव करती है 28 के नियर बाय, 30 के नियर बाय, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और साथ में हेल्दियर सेल्स हैं। ठीक है, क्या होती हैं वो, काफी हेल्दियर सेल्स होती हैं। इसीलिए एक दूसरा ऑप्शन भी यूज किया जाता है, कुछ फीमेल क्या करते हैं कि एग को प्रिजर्व करवा देते हैं। एक टेक्निक होती है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एग को प्रिजर्व करवा दिया जाता है, जो हेल्दियर एग है ना। क्योंकि अगर आपने एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी एज 30 थी, आपने एग को प्रिजर्व करा दिया, ठीक, तो इन केस इन फ्यूचर अगर वो फीमेल 40 की एज में कंसीव करने के बारे में सोचती है, अगर वो फीमेल कंसीव करने के बारे में सोचती है, तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है। जो 40 के एज में आने के बाद जो एग बनेगा वो उससे फर्टिलाइज कराए स्पर्म को, या फिर
जो एग प्रिजर्व करवाया था उससे फर्टिलाइज कराए। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा? जो उस फीमेल ने 30 की एज के नियर बाय एग को प्रिजर्व करवाया था, जो हेल्दियर स्टेट में था, ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा। तो बेबी प्रोड्यूस होगा वो भी हेल्दियर माना जाएगा, डीएनए काफी हेल्दी स्टेट में रहता है। जो सेल्स होती है ना, सेल्स की अपनी सारी पावर बेस्ट रहेंगी 30 वाले की इन कंपैरिजन 40 की एज में अगर ऐसा एग आपने यूज किया। और ये भी याद रखिएगा कि सेल्स हेल्दियर स्टेट में अलग तरह से परफॉर्म करती है अपने फंक्शन को इन कंपैरिजन ओल्डर स्टेज के। ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर अगर बात की जाए सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो आंसर है एग सेल। और ये एग सेल स्पर्म सेल की तुलना में अप्रॉक्स में 20 टाइम्स होती है, 20 गुना बड़ी होती है अप्रॉक्स में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म क्या है oogenesis का, कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है और क्या उसके स्ट्रक्चर्स यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल से सिंपल वे में। देखिए सबसे पहले यहां पर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे कि पता चल सके कि कितनी स्टेजेस हमारे पास इसमें देखी जाती हैं। नंबर फर्स्ट आप ऐसे डाल दीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ oogenesis। तो मैकेनिज्म जो होता है oogenesis का, ये 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट स्टेज मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, थर्ड मैचुरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ और मैचुरेशन, तो ये 3 हमारे पास स्टेजेस होती हैं जिसमें मैकेनिज्म ऑफ oogenesis को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक बार डायग्रामेटिक देखते हैं, फिर इन स्टेजेस को हम इससे कनेक्ट कर लेंगे कि कहां से कहां तक कौन सा हमें नाम दिखाना चाहिए। सबसे पहले आप यहां पर दिखाएंगे जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल में आप इस तरह से डिवीजन दिखाएंगे। ये 2 सेल बनती हैं, फिर हर एक सेल फिर से डिवाइड होती है और यहां पर ये 4 सेल बन जाती हैं। ये जो 4 सेल बन रही हैं इनको क्या बोलते हैं? ओगोनिया। क्या बोलते हैं इनको? ओगोनिया। ठीक है, ये जो डिवीजन हो रहे हैं, सिंगल सेल 2 में डिवाइड हो रही है और हर एक सेल फिर से 2 में डिवाइड हो रही है, तो अल्टीमेटली एक सेल से 4 सेल बन गई हैं। पर ये सब कौन से डिवीजन है? माइटोटिक डिवीजन। कौन से डिवीजन होते हैं? माइटोटिक डिवीजन। याद रखिएगा, ये जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं ये क्रोमोसोम नंबर को सेम रखते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वालिटी बनाए रखते हैं, समानता बनाए रखते हैं। तो यहां पर जो जर्म सेल होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? 2n। 2n मींस पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको? पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर पेयर में होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं जर्म सेल के अंदर। और ये जो जर्म सेल है यहां से 2 सेल बनी, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आप सोचेंगे कि भाई 23 क्रोमोसोम यहां पर हो गए और 23 यहां पर हो गए, है ना? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन चल रहे हैं। ये भी माइटोटिक डिवीजन है और ये भी माइटोटिक डिवीजन है। और माइटोटिक डिवीजन क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है। इसका मतलब ये सभी क्या होंगे? 2n। क्लियर? और ये जो स्टेज है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव फेज। क्या बोलेंगे हम इसको? मल्टीप्लिकेटिव फेज। ऐसे मार्क कर लेते हैं, बल्कि यहां से यहां तक ये मल्टीप्लिकेटिव फेज है। यहां पर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्लियर? तो याद रखिएगा, जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स क्या होती हैं? यहां पर इस तरीके से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, और क्या बन रही हैं? 2n 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 और फिर से 2n। तो ये जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल जितने नंबरिंग में बन चुकी हैं, जितने नंबरिंग में तैयार हो चुकी हैं, वो तैयार होना तो फिक्स हो गया। अब और यहां पर जर्म सेल्स ऐड नहीं होने वाली हैं, ठीक है। ये जर्म सेल्स आगे जैसे सिंगल सिंगल बेसिस पर डिवाइड होती है और क्या बना देती है? ओगोनिया बना देती है ना। अब ये जितने भी ओगोनिया बनेंगे,
इनमें से कोई एक उगोनिया अपने साइज को कई गुना बड़ा कर लेता है। ठीक है, अपने साइज को कई गुना बड़ा कर लेता है। ये जो उगोनिया है, जैसे यहां पर 4 उगोनिया दिखाए गए हैं आपको, सिंगल को क्या बोलेंगे? उगोनियम। प्लूरल टर्म है उगोनिया। ठीक है, तो ये जो उगोनियम होगा ये ग्रोथ फेज में जाएगा और साइज को कई गुना बड़ा कर लेता है। ऐसा कहा जाता है 200 टाइम्स ये साइज को बड़ा कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो स्टेज है ग्रोथ फेज, क्या बोलेंगे इसको? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये जो स्ट्रक्चर बनकर आई है, यहां पर इसका एक नाम दिया जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, ये जो स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा ये 2n चल रहा है। अभी डिवीजन जो माइटोटिक वाले डिवीजन थे वो माइटोटिक वाले डिवीजन चल रहे हैं यहां तक, लेकिन यहां पर क्या हुआ? उगोनियम ने अपना साइज बड़ा कर लिया। सभी उगोनियम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रहती है, इसीलिए प्राइमरी oocyte में डिवीजन होगा, एक छोटी सेल बनती है और एक बनती है बड़ी सेल। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। इसका कोई रोल नहीं होता, ये डैमेज हो जाएगी डेवलपमेंटल स्टेजेस में। और ये जो है हम यहां पर इसका नाम आप डाल दीजिए सेकेंडरी oocyte। ठीक है, लेकिन ये जो डिवीजन होता है इस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं इसको? मियोसिस फर्स्ट। क्योंकि मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट यहां पर डिवीजन हो गया है, इसका नाम क्या दिया गया है? सेकेंडरी oocyte। यहां पर फिर से डिवीजन होगा, ये 2 छोटी छोटी पोलर बॉडी बन जाती हैं और टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास? ये 3। और ये जो सेल है, ठीक है, ये जो बड़े साइज में सेल दिखाई जा रही है, ये फर्दर डिवाइड होती है और इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी और थर्ड पोलर बॉडी। याद रखिएगा टोटल 3 हमारे पास पोलर बॉडी आ जाती हैं जो आगे चलकर डैमेज हो जानी है। लेकिन ये जो एक सिंगल सेल यहां पर देखी जा रही है इसको बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं इसको? एग। राइपेंड एग भी कह सकते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा ये जर्म सेल डिवाइड होती है माइटोटिकली और क्या बना देती हैं? उगोनिया। उसके बाद सिंगल जो उगोनियम होगा वो कन्वर्ट होता है, अपने साइज को बड़ा कर लेता है, लगभग आप कह सकते हैं 200 गुना कर लेता है और क्या बन जाता है? किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी oocyte के नाम से। और ये जो प्राइमरी oocyte बन जाता है ये डिवाइड होता है मियोसिस के अकॉर्डिंग। मियोसिस फर्स्ट चलता है पहले, जिसके बेसिस पर सेकेंडरी oocyte बनता है और दूसरी तरफ छोटी सेल बनती है जिसको पोलर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जो डिजेनरेट हो जाएगी जैसे जैसे पाथवे आगे चलेगा, जो डेवलपमेंट चलेगा उस दौरान। ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके बाद यहां पर मियोसिस सेकंड चलेगा। मियोसिस सेकंड क्या करता है? इसको फिर से 2 सेल में कन्वर्ट करता है और ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? एन। एन मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस 23 क्रोमोसोम। यहां पर आप बोलेंगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड। क्लियर? तो बच्चों याद रखिएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोसेस था हमारा सिर्फ 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। एक तो मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और लास्ट मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में यहां से यहां तक का सारा प्रोसेस आता है। ये सब, ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर हुआ। oogenesis, जिसका मीनिंग क्या था? फीमेल बॉडी की ओवरी के अंदर एग बनने का प्रोसेस जर्म सेल से। ठीक है, थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों से भी कराइएगा। ठीक है, थैंक्स बच्चों।